स्काईलाइन बुलेटिन चैनल के सभी दर्शकों को अजय शर्मा का नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर रवि रंजन कुमार नीरज। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एमईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर में। आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गुआंजू चाइना। आपके 30 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं एवं आप कई कमेटी के सदस्य हैं। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्काईलाइन बुलेटिन के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद मिस्टर अजय शर्मा जी का हमें निमंत्रित करने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्काईलाइन बुलेटिन पर, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हम बात करें जैव प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं और जैव प्रौद्योगिकी बेसिकली किसी भी जीव, पद्धति, प्रणाली या जीव को मानव जाति के लिए उपयोग करना और उसमें इंजीनियरिंग और साइंस के अलग अलग मेथड का उपयोग करके मानव जाति को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा डॉक्टर साहब से सबसे पहला सवाल है कि डॉक्टर साहब, जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इसकी महत्ता क्या है? जैव प्रौद्योगिकी जीव और जीव प्रणाली को हम अपने लिए उपयोग करते हैं, इसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का पहले भी उपयोग, जैसे हम शराब बनाने की प्रक्रिया में और बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ करते आए हैं और आज अब नए साइंस के मेथड्स को यूज़ करके और अधिक क्षेत्रों में जैसे कृषि, पर्यावरण और स्वास्थ्य में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए दर्शकों को कि किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी का जो है वो आज बहुतायत में इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ भी ये विषय है। जी बिल्कुल। और मेरा अगला सवाल है डॉक्टर साहब से कि जैव प्रौद्योगिकी का खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। खाद्य सुरक्षा आज के दिन में अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर भारत जैसे देश के लिए जहाँ घनी आबादी क्षेत्र है। तो खाद्य सुरक्षा में जैव प्रौद्योगिकी का अविस्मरणीय उपयोग है, जैसे कि अधिक उत्पादकता वाली फसल का विकास और हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाले फसलों का विकास और जैसे हम बात करें अगर तो विटामिन ए के लिए गोल्डन राइस ट्रेड नेम के साथ एक धान की वैरायटी विकसित की गई, जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जैव प्रौद्योगिकी के लिए। दूसरा उदाहरण अगर हम लें तो बीटी कॉटन, जो कि काफ़ी ही चर्चा में रहा है इन दिनों। बीटी कॉटन बेसिकली कपास की एक वैरायटी है जो कि कीटाणुओं की प्रतिरोधकता को रखता है और एक बहुत बड़ी समस्या जो कि कपास के उत्पादन में था उसको ये सुलभ बनाती है। और अगर और इसके उदाहरण हम लोग देखें तो हम टमाटर की वैरायटी ले सकते हैं, जो कि प्रायः पहले अगर हम बात करें तो टमाटर जल्दी खराब हो जाता था। जी जी, लेकिन आज के दिन में जो टमाटर आ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित, वो काफ़ी दिन तक हम उसे उपयोग में रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, और कई इसके उदाहरण हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तभी हम देखें कि हमारे घरों में जो लाल लाल टमाटर आ रहे हैं कि उनका कारण क्या है?
कितनी बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने कि आज जो हम ये फल, फ्रूट और सब्जियाँ जो ताज़ी और एक अच्छी किस्म और क्वालिटी की खा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी महत्ता जो है वो जैव प्रौद्योगिकी की है। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अगला सवाल है कि जैव प्रौद्योगिकी का हेल्थ सेक्टर में क्या योगदान है? अगर खाद्य सुरक्षा और कृषि के बाद कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र है जैव प्रौद्योगिकी के लिए, तो वो स्वास्थ्य ही है। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल बिल्कुल अवांछित रूप से कई सारी बीमारियां बढ़ती जा रही है। अब चाहे वो हमारी दिनचर्या को कहें या बदलते पर्यावरण की कारण इन स्वास्थ्य समस्याओं का जो नए वो हो रहे हैं, उसकी वजह से। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आने वाले समय में भी निभाती रहेगी। जैसे अगर हम बात करें तो जीन थेरेपी की बात करें, जी, जो कि जीन बिल्कुल। थेरेपी के द्वारा किसी भी जीन की वजह से अगर कोई बीमारी हो रही है, कई सारी आनुवंशिक बीमारी है जैसा कि आप समझते हैं और जी, जानते हैं, जी, जी। जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। लेकिन जैव प्रौद्योगिकी ऐसे अ, बीमारी वाले मरीजों के लिए एक उम्मीद के रूप में आई है और आगे इसकी भविष्य बहुत ही सुनहरे हैं। और अगर स्वास्थ्य में दूसरी सबसे बड़ी सहायता हम देखें तो वैक्सीनेशंस की बात करें। आप समझ सकते हैं कि बिना वैक्सीन के अभी रिसेंटली कोविड महामारी जो बहुत आई बड़ी थी, बात। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उससे हम बिल्कुल, बिल्कुल ही लड़ नहीं सकते थे। तो बिल्कुल। और भी कई सारी बीमारियां जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की हाँ, हम बात ट्यूबरकुलोसिस। करें, जी, जी और डॉक्टर साहब। इवन अभी रिसेंटली कैंसर के भी कुछ वैक्सीन्स डेवलप हुए हैं। जी, जी, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भी वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध होगी। जी, वैक्सीन के अलावा अगर हम देखें तो दवा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में काफ़ी ही सराहनीय योगदान रहा है जैव प्रौद्योगिकी का। कई सारे बायो बेस्ड दवाएँ, जैसे हम बात करें तो आज के दिन में हम ज़्यादातर प्रोबायोटिक्स लेते हैं। प्रोबायोटिक्स। और हमारे यहाँ भी डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रोबायोटिक्स का उपयोग कर रहे हैं बहुत और काफ़ी कारगर साबित हुआ है। इसके साथ ही हम अगर बात करें तो पेप्टाइड थेरेपेटिक्स, जो कि एक तरह से जो केमिकल ड्रग्स हैं, केमिकल युक्त दवाइयाँ हैं, उनको उनसे अलग बिल्कुल प्रोटीन बेस्ड दवा की हम जी, बात जी करें, डॉक्टर साहब, जी। और ये काफ़ी ही सराहनीय है। एक और स्वास्थ्य के सेक्टर में मैं बताना चाहूँगा न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स भी एक व्यवस्था है जिसमें हम किसी फ्रूट्स को या न्यूट्रिशंस को ही एज ए मेडिसिन लेते हैं, जो बहुत दवा बढ़िया डॉक्टर लेते साहब, हैं। बहुत बढ़िया। तो इन सारी जो जैव प्रौद्योगिकी बेस्ड जो दवाएँ हैं या जो संभावनाएँ हैं, उनमें साइड इफ़ेक्ट की काफ़ी कमी पाई गई है उनके कंपैरिजन में जो केमिकल बेस्ड ड्रग्स हैं उनके। थैंक यू। डॉक्टर साहब देखिए, मतलब किस तरह से हमें विस्तार पूर्वक समझाया कि केमिकल युक्त दवाइयों से जहाँ एक और मरीज को खतरा हो सकता है, समाज को खतरा हो सकता है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उनके द्वारा बनाए हुए मिश्रण से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर साहब से कि आज के समय में जैव प्रौद्योगिकी में युवाओं की क्या संभावनाएँ हैं, उनके रोज़गार की क्या संभावना है डॉक्टर साहब? जी, ये बहुत सुंदर सवाल है। और युवाओं के लिए रोज़गार और संभावनाएँ हमेशा एक बड़ा प्रश्न रहा है, जी, और जी। ख़ासकर भारत जैसी घनी आबादी के धन्यवाद। लिए बहुत तो बढ़िया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अगर हम देखें कि जहाँ हम जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण में भरपूर मात्रा में देख रहे हैं, तो जी, ये बहुत ही संभावित है कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी इन क्षेत्र में ज़रूर हैं। जैसे हम बात करें तो कई सारी बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी हैं, जैसे बायोकॉन जैसे इंडिया में भी हैं। और अब तो जितनी फार्मा कंपनी है, दवाइयों की कंपनी है, उनमें भी बायोटेक्नोलॉजी से जो पढ़ाई करके छात्र हैं या युवा हैं, उनके लिए बहुत संभावनाएँ हैं। जी, जी। और अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी का ही एक
महत्वपूर्ण अंग है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जी, तो जी, उसमें भी देखें तो कई युवाओं का रोजगार के संभावनाएं हैं। और अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग प्रायः सभी क्षेत्र में है। जी, तो इसमें जो भी युवाओं के पास स्किल्स हैं जी, वो किसी न किसी क्षेत्र में बहुत सुनहरे अवसर को देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और जैसे हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ऐसी जो आईटी के टूल्स हैं, अच्छा, मेथड्स हैं, जी, वो भी जैव प्रौद्योगिकी में और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आजकल काफ़ी उपयोग में है। अरे तो वाह! वो युवाओं के लिए बहुत काफ़ी सुनहरा अवसर है। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब देखिए किस तरह से हमें डॉक्टर साहब ने विस्तारपूर्वक समझाया कि युवाओं के लिए अनेक-अनेक अवसर हैं इस क्षेत्र में और हम इस चर्चा के जहाँ समापन पर हैं मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा डॉक्टर साहब से कि जैव प्रौद्योगिकी नवाचार पर हम एक चर्चा करें जो अगले दशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैव प्रौद्योगिकी जो जिस तरह से विस्तार हो रहा है अभी देखें तो आने वाले दशक में इसके जो प्रभाव है अलग-अलग क्षेत्र में वो काफ़ी डाइवर्स होगा। और उसमें हम देख सकते हैं कि कृषि में भी और स्वास्थ्य में भी और अन्य अदर पर्यावरण में भी इसके काफ़ी उपयोग हो सकते हैं। तो लेकिन अगर ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन अगले दशक में काफ़ी प्रभावी होगा, लेकिन कुछ प्रश्न जो हैं क्षेत्र सेक्टर हैं वो ज़्यादा प्रभावी होंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया जीन थेरेपी। सो जीन थेरेपी एक काफ़ी ही प्रॉमिसिंग जी, जी, एरिया है जी, जैव प्रौद्योगिकी का, जी, जो कि आनुवंशिक बीमारियों के लिए एक जी, सुलभ उपाय हो सकता है। जी, और दूसरे अगर हम बात करें तो जो अभी मैंने आपको अंतिम प्रश्न में बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये भी बहुत ही उपयोगी क्षेत्र हैं जो आने वाले दशक में हम कह सकते हैं कि काफ़ी उपयोगी उपयोगी साबित होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि रंजन सर का कि इन्होंने आज हमें इतनी अमूल्य जानकारियाँ दी और इन्होंने अपने अमूल्य समय में से हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, स्काईलाइन बुलेटिन चैनल के लिए समय निकाला और मैं चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं चलते-चलते डॉक्टर साहब हमारे स्काईलाइन बुलेटिन चैनल के दर्शकों को? स्काईलाइन बुलेटिन चैनल जिस तरह की मुद्दा आज आम जनता के बीच में रखना चाह रही है, वो काफ़ी उपयोगी है। जैसे कि विज्ञान से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई और शिक्षा से जुड़ी हुई। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है स्काईलाइन बुलेटिन चैनल के लिए और मेरी शुभकामनाएँ हैं आपको और आपके चैनल की टीम के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस चर्चा को विराम देना चाहूँगा और सभी दर्शकों को मेरा पुनः धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद।